Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in MDCAT session. आज हम लेक्चर 17 पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन और ये आपकी बुक में से चैप्टर 22 और 24 में से है. So for the contents of today's topic, let's move towards the board. Dear students, first content है parent scare और इससे फर्दर हम विद हेल्प ऑफ पेरेंट स्केयर टेस्ट क्रॉस किस पर्पस के लिए करते हैं और क्यों करते हैं हम पढ़ेंगे. देन मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, यानी जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे डिफरेंट प्लांट्स में और उनको नेम दिया था मोनोहाइब्रिड्स का एंड डाइहाइब्रिड्स का, एंड क्रॉस इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस. देन जीन लिंकेज के विद इन द क्रोमोसोम और विद इन अ डीएनए मॉलिक्यूल जीन आपस में लिंक्ड हैं और कौन कौन सी हैं और ये क्या फिनोमेना होता है. देन सेक्स लिंकेज इन द ह्यूमन बीइंग, दैट्स मीन जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं वो जेंडर से कैसे लिंक करती हैं. देन सेकंड टॉपिक एवोल्यूशन है जिसमें थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड प्लस डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन, और इसमें जो टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनके बारे में और स्पेशली जो नेचुरल सिलेक्शन उसके बारे में हम पढ़ेंगे. देन हार्डे-वेनबर्ग थ्योरम जो एक्सप्लेन कर रहा है किस चीज को, एवोल्यूशन को, और लास्ट में फैक्टर अफेक्टिंग जीन और अलील फ्रीक्वेंसी जो हार्डे-वेनबर्ग थ्योरम ने प्रपोज की थी. सो स्टार्ट करते हैं विद द वर्क ऑफ द मेंडल एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज G.J. Mendel laid down the foundation of blank genetics, alpha modern, beta advanced, Charlie classical and delta progressive. अब पॉइंट ये है कि जो मेंडल है उसने लेड डाउन किया फाउंडेशन ऑफ ब्लैंक, तो इट्स चार्ली क्लासिकल जेनेटिक्स, इसलिए उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट थे. इससे फर्दर पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. मेंडल के वर्क में इंट्रोडक्शन में मेंडल वर्क ऑन पी प्लांट. सो पी प्लांट के रेफरेंस से क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट इज, अल्फा इज पायसम सैटिवम, बीटा है ओरेजा सैटिवा, चार्ली है रोजा इंडिका और डेल्टा है एलियम सिप्पा. सो साइंटिफिक नेम इज द पायसम सैटिवम. सो ये पॉइंट आपने याद रखना है बिकॉज यहां पे जो पॉइंट हमने फोकस करने हैं फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसलिए ये पॉइंट मैंने आपको बताया. बाकी जो पॉइंट्स हैं वो जो कि रिलेट करते हैं प्लांट के साथ वो यहां पे वर्क गिवन नहीं है. फॉर एग्जांपल जो सेकंड बीटा है ओरेजा सैटिवा ये हम रायसो कहते हैं, रोजा इंडिका रोज को हम कहते हैं और एलियम सिप्पा जो है हम अनियन को कहते हैं. नेक्स्ट वन इज मेरिट्स ऑफ गार्डन पी, दैट्स मीन मेंडल ने पी प्लांट को किन बेसिस पर सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. फर्स्ट जो पॉइंट था वो इजी कल्टीवेशन है, दैट्स मीन मेंडल के लिए पी प्लांट को ग्रो करवाना बहुत आसान था. वो अपने गार्डन में अपने बाग में इजीली पी प्लांट को कल्टीवेट करवा सकता था और उससे रिजल्ट ऑब्टेन कर सकता था. सेकंड पॉइंट हर्माफ्रोडाइट्स, दैट्स मीन जो फ्लावर था पी प्लांट का वो इस तरह से एक तो पॉइंट क्लोज था, दूसरा ये कि उसी फ्लावर में कार्पल भी एग्जिस्ट कर रही है यानी फीमेल गमेटोफाइट स्ट्रक्चर जिसमें बनेगा वो भी है, और इसके अलावा स्टेमन भी इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं. दैट्स मीन वो हर्माफ्रोडाइट है और प्लस वो क्लोज है. इस रेफरेंस से नेचुरली इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहां से पोलन ग्रेन यहां तक अप्रोच कर रहा है. दैट्स मीन हम कह सकते हैं कि नेचुरली इसमें क्या है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन है. लेकिन उसने क्या अगर हम इसको रिमूव करें कवरिंग को तो हम किसी और प्लांट पी प्लांट का जो पोलन ग्रेन है वो यहां पे हम गिरा सकते हैं और क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं, यानी इसमें वेरिएशन प्रोड्यूस करने के चांसेस हमारे पास हैं. नेक्स्ट ने कहा शॉर्ट जनरेशन टाइम, यानी पी प्लांट को जब क्रॉस करवाता है तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसे जल्दी हासिल हो जाती है, यानी अपना रिजल्ट जल्दी हासिल होगा और जल्दी वो कंक्लूड कर सकेगा अपने एक्सपेरिमेंट को. देन डिस्टिंक्ट ट्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर पी प्लांट का कि उसने कुछ ऑब्जर्व किया ऐसे ट्रेड जिनकी कंट्रास्टिंग फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, और मेंडल ने ऐसे जो है वो 7 ट्रेड ऑब्जर्व किए विद इन द पी प्लांट जिसमें कंट्रास्टिंग फॉर्म एग्जिस्ट कर रही थी. लास्ट में हर कंट्रास्टिंग फॉर्म की क्लियर फिनोटाइप थी, यानी किसी भी ट्रेड की फिनोटाइप के रेफरेंस से कोई कंफ्यूजन नहीं थी. इसका मतलब यह है कि डिस्टिंक्ट फिनोटाइप है. अगर एक करैक्टर एक फॉर्म का है तो बिल्कुल ऑपोजिट क्लियर फॉर्म दूसरी है. अगर राउंड है तो दूसरे एंड पे रिंकल है, थर्ड कोई फॉर्म इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो क्लियर उसमें क्या थी, फिनोटाइप थी. सो डिफरेंट वो पॉइंट्स थे जिनकी बेस के ऊपर मेंडल ने सेलेक्ट किया किस चीज को, पी प्लांट को फॉर द एक्सपेरिमेंट. अब वो जो 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स हैं मेंडल ने उनके प्रोड्यूस किए क्या, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज.
और इसका मतलब क्या होता है कि मेंडल ने तमाम वैरायटीज में प्रोड्यूस किए ट्रू ब्रीडर, यानी ऐसे प्लांट जिनमें मेंडल जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएगा तो अपने आइडेंटिकल ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। दैट्स मीन अगर प्लांट राउंड है सीड शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब वो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएगा तो तमाम जो प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे उनकी सीड शेप राउंड ही होगी। इसे हम कहते हैं ये क्या है, ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है। और इसमें रीजन क्या है कि ये प्लांट क्या है, होमोजाइगस है, उसमें दोनों अलील है कैपिटल है, और अगर यही रिंकल हो एंड अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन वो रिंकल ही प्रोड्यूस करे, दैट्स मीन वो क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है। सो उसने प्रोड्यूस के तमाम वैरायटीज के लिए ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। और जो 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स हैं ये कौन कौन सी हैं, ये आपने याद रखना है। इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स हैं। सेकंड पॉइंट कौन सी डोमिनेंट है, कौन सी रिसेसिव है, सो दैट अगर क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप उसको सोल्व कर सके। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कंट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ द पोर्ट शेप ऑफ पी आर, अल्फा इज द राउंड कंस्ट्रिक्टेड, बीटा है ग्रीन येलो, चार्ली है राउंड रिंकल और डेल्टा है टॉल एंड शॉर्ट। अब इसमें जो पॉइंट पूछा गया है वो पोर्ट शेप का है, जो कि एक यहां पे करेक्टर है, ट्रेट है, और उसमें कंट्रास्टिंग फॉर्म कौन सी है, तो राइट आंसर इज द अल्फा, राउंड एंड कंस्ट्रक्टेड। अदर ऑप्शन में देखें तो ग्रीन एंड येलो ये बेसिकली पोर्ट कलर है। फिर राउंड एंड रिंकल ये सीड शेप है। यानी क्वेश्चन में अगर यही पॉइंट हो कि सीड शेप के रेफरेंस से जो पी प्लांट उसमें कौन सी कंट्रास्ट फॉर्म है, तो आप कहेंगे राउंड एंड रिंकल। फिर टॉल एंड शॉर्ट ये प्लांट हाइट की बात आ गई, पी प्लांट हाइट की। इसी तरह से पर्पल एंड व्हाइट ये फ्लावर कलर हो गया, येलो एंड ग्रीन ये सीड कलर है, एक्सियल एंड टॉप ये फ्लावर क्या है, पोजीशन है। ये अदर टोटल 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स हैं। तो पहला पॉइंट कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स का। सेकंड पॉइंट डोमिनेंट कौन सी, रिसेसिव कौन सी है। सो जो फर्स्ट इंडिकेट की गई है वो डोमिनेंट है, सेकंड क्या है, रिसेसिव है। यानी अगर आप क्वेश्चन ये हो कि पी पोर्ट शेप के रेफरेंस से डोमिनेंट ट्रेड कौन सी है, तो आप कहेंगे राउंड डोमिनेंट है और कंस्ट्रक्टेड क्या है, वो रिसेसिव है। सेम एज द केस ऑफ द अदर, राउंड यहां पे सीड शेप है तो राउंड डोमिनेंट और रिंकल क्या है, रिसेसिव, एंड ऑल अदर। उसके बाद प्लांट हाइट के रेफरेंस से अगर जो आप देखें जो ट्रेड्स मेंशन, उसमें एक पॉइंट मेंशन है और वो है द हाइट ऑफ ड्वार्फ पी प्लांट ग्रोन बाय मेंडल वाज अल्फा 6 to 7 feet, बीटा 9 to 18 feet, चार्ली 6 to 7 inch एंड डेल्टा 9 to 8 inch। अब आप ये कहेंगे कि ये पॉइंट तो बुक में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ये थ्योरी में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप टेबल देखें जहां पे कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड मेंशन है वहां पर ये हाइट मेंशन है। सो जो ड्वार्फ प्लांट उसकी हाइट होती है चार्ली 6 to 7 inch। और यही क्वेश्चन अगर आपको जो टॉल प्लांट है उसके बारे में हो तो आप कहेंगे फिर क्या है, बीटा 9 to 18 feet। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मेंडल का वर्क था उसके रेफरेंस से बात करते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये कौन सा क्रॉस है जो मोनोहाइब्रिड्स के दरमियान है। और मोनोहाइब्रिड्स क्या होते हैं, वो प्लांट दैट डिफरेंट इन वन कैरेक्टर, यानी 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स में उनमें 6 जो ट्रेड्स होंगी उनमें कंट्रास्ट फॉर्म नहीं होगी, वो सिमिलर होंगी। यानी अगर टॉल है सारे टॉल ही होंगे, और अगर जो फ्लावर पोजीशन अगर वो एक्सियल है तो तमाम में एक्सियल ही होगी, लेकिन एक कैरेक्टर क्या वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि वो सीड शेप का है, सीड कलर भी सिमिलर होगा। सो ऐसे प्लांट को हम मोनोहाइब्रिड्स कहते हैं और उनके दरमियान क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड्स क्रॉस कहते हैं। और मेंडल ने इस तरह से तमाम कंट्रास्टिंग फॉर्म के प्रोड्यूस किए क्या, ट्रू ब्रीडर्स। यानी राउंड यहां पर अगर हम देखें तो P1 के अंदर है, इसको कहते हैं फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, ये ट्रू ब्रीडर है। और इन राउंड में इन इस प्लांट में बाकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है, सिर्फ एक कैरेक्टर डिफर करता है, वो यहां पे राउंड और यहां पे क्या है, रिंकल है। यानी सीड शेप डिफर कर रही है, बाकी तमाम चीजें क्या है, सिमिलर है। तो उसने नाम दिया P1 का, इसमें क्रॉस करवाया F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो उसने ये देखा कि P1 में क्रॉस में जो F1 ऑब्टेन हुए तमाम के तमाम राउंड है, रिंकल ट्रेड यहां पे अपेयर्ड ही नहीं हुई। तो उसने कहा कि ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से यहां पे राउंड शो हुई और रिंकल अपेयर नहीं हुई। इसने फर्दर आगे F1 में करवाई क्या, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। यहां पे याद रखें कि यहां पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन है और F1 से जो प्रोड्यूस की F2 वो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सो क्या रिजल्ट ऑब्टेन हुआ, इसको डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड।
F1 में फर्दर मेंडल ने करवाई सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सो ये 2F1 है, इसको हम P2 कह सकते हैं कि ये सेकंड पेरेंटल जनरेशन है। सो जब उसमें क्रॉस करवाया गया और F2 ऑब्टेन हुए तो F2 में 3 राउंड और एक क्या था, रिंकल था। अब ये उसके लिए पॉइंट सरप्राइजिंग था कि F1 जनरेशन में कहीं पे रिंकल नहीं है, सारे राउंड है। उसने ये सेम एक्सपेरिमेंट तमाम कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स को मोनोहाइब्रिड फॉर्म में लेके किया। यानी एक एक्सपेरिमेंट में प्लांट हाइट टॉल एंड शॉर्ट, दूसरे एक्सपेरिमेंट में फिर पोर्ट शेप, फिर पोर्ट कलर, इस तरह से हर एक ट्रेट को मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया तो उसको सेम यही रिजल्ट ऑब्टेन हुआ कि फर्स्ट F1 जनरेशन जो P1 से ऑब्टेन होती थी उसमें से पेरेंटल फिनोटाइप में से एक फिनोटाइप, और जब F1 को वो करवा रहा था सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो F2 में क्या आ रहा था, 3:1 की रेशो। सो आफ्टर ऑल द एक्सपेरिमेंट जो उसने डाटा कलेक्ट किया उसने उसको एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद उसने एक्सप्लेन किया कि तमाम ऑर्गेनिजम्स में उनके पर्टिकुलर ट्रेट को, कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स को उसने नाम दिया एलिमेंटन का, जिसको आज हम जीन कहते हैं। और उसने ये बात कही कि ये जो एलिमेंटर और फैक्टर्स होते हैं ये एक इंडिविजुअल में एक ट्रेट के लिए 2 होते हैं, और जब वो गमीट बनेंगे उस इंडिविजुअल में ड्यूरिंग मियोसिस तो क्या होगा कि वो जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, इस तरह से कि हाफ गमीट में एक फैक्टर आएगा और बाकी हाफ गमीट में दूसरा फैक्टर जाएगा। जस्ट लाइक दिस, अगर हम इसको अब जीनोटाइप असाइन करें तो P1 हमने कहा था ये क्या था, ये ट्रू ब्रीडर था, यानी होमोजाइगस कैपिटल R, और ये स्मॉल r, क्योंकि मेंडल ने ये बात कही कि जो ट्रेट डोमिनेंट होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे विद द कैपिटल लेटर, और जो रिसेसिव होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे विद द स्मॉल लेटर। सो जब गमीट फॉर्मेशन हुई तो हाफ गमीट में कैपिटल R और अदर हाफ में कैपिटल R, यानी इसमें 100% गमीट क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और इसको हम कहते हैं यही क्या है, बेसिकली होमोजाइगस कंडीशन है। देन यहां भी ऐसा ही होगा, ऑल हैव स्मॉल r एंड स्मॉल r 100% सिमिलर हैं। लेकिन जब इनमें फर्टिलाइजेशन हुई ये F1 बना तो इसमें कैपिटल R एंड स्मॉल r, दैट्स मीन ये हेटेरोजाइगस थे, है तो राउंड लेकिन क्या है, हेटेरोजाइगस है। फिर इन हेटेरोजाइगस में जब फर्दर क्रॉस हुआ और इनमें गमीट फॉर्मेशन हुई तो अगेन वही पॉइंट कि अलील्स क्या हो गए, फैक्टर्स क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए इस तरह से कि हाफ गमीट में एक और दूसरे हाफ गमीट में सेकंड आएगा, यानी 50% यहां पे कैपिटल R वाले और 50% यहां पे स्मॉल r, सेम एज द केस ऑफ हेयर, बिकॉज दोनों क्या हेटेरोजाइगस है। और जब इसमें क्रॉस हुआ दिस वन फ्यूज विद दिस तो कैपिटल R एंड कैपिटल R, और देन जब ये गमीट फ्यूज किया इसके साथ तो कैपिटल R एंड स्मॉल r, फिर इसकी चांसेस है व्हेन दिस फ्यूज विद दिस तो कैपिटल R एंड स्मॉल r, एंड लास्ट वन इज दिस स्मॉल r एंड स्मॉल r। अब उसने फर्दर जो F2 जनरेशन है इसको भी एक्सप्लेन किया और से कंपेयर किया प्रीवियस पेरेंटल जनरेशन के साथ। उसने कहा कि जो F2 जनरेशन है इसको अगर ऑब्जर्व करें तो ये 3 जो राउंड है, इन 3 राउंड में से जो एक है 1/3 है इन 3 में से ओवरऑल, लेकिन अगर एज अ होल कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे 1/4। पॉइंट याद रखना है, 1/3 इन 3 में कंपैरिजन है और 1/4 इन 4 में है, ओवरऑल में है। सो 1/4 या 1/3 उसने कहा ये 1 ऑफ P1 है। दैट्स मीन कि जिस तरह P1 में राउंड था इसमें जब होगी सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो सारे राउंड ही प्रोड्यूस होंगे। सो F2 में भी एक ऐसा है जिसमें अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो तो सारे राउंड ही प्रोड्यूस होंगे। और 2/3 या आप कह सकते हैं 2/4 ये वो प्लांट है जो जस्ट लाइक F1 है। दैट्स मीन अगर इनमें होगी सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो ये प्रोड्यूस करेंगे 3:1 रेशो को, एंड 1/4 P1 रिसेसिव की तरह है, 1/4 P1 डोमिनेंट की तरह एंड 1/4 P1 रिसेसिव की तरह। सो रेशो 3:1 जो है ये फिनोटाइपिक है, 3 राउंड 1 रिंकल। लेकिन यही अगर कंपेयर करें जीनोटाइपिक रेशो तो 1 होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड 1 होमोजाइगस रिसेसिव। सो इस रेफरेंस से ये रेशो बनी 1:2:1।
और इस रेशो का लिंक है एक जो है वो फिनोमेना के साथ जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो फिनोटाइपिक रेशो होती है वो 1:1 होती है और वहां पे जीनोटाइपिक रेशो भी 1:1 होती है, जबकि यहां पे फिनोटाइपिक 3:1 और जीनोटाइपिक क्या है 1:1 रेशो है, क्योंकि यहां पे डिफरेंस जो है क्या है कंप्लीट डोमिनेंस और वहां पे क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है। सो इसको उसने इंटरप्रेट किया होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस बताकर कि द फैक्टर ऑफ अ पेयर, यानी अलील्स की जो बात हमने की है, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन so that each gamete got only one factor from each trait. This is called as it's a segregation. So further इसे डिस्क्राइब हुआ law of segregation. So ये पॉइंट आपने याद रखना है कि law of segregation एक जीन की अलील की सेपरेशन का नेम है, क्योंकि कंपैरिजन जब हम करते हैं विद द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो वहां पे एक फैक्टर कुछ और आता है और यहां पे क्या है एक जीन का आता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर सके। उसी से रेफरेंस है पिनेट स्क्वायर। ये क्या होता है? अ स्क्वायर डायग्राम यूज्ड टू प्रेडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉस और ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। इसको प्रपोज किया था R.C. पिनेट ने, तभी हमने कहा ये क्या है पिनेट स्क्वायर है। और इसी रेफरेंस से मेंडल ने बनाया टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है? Test cross is used to test blank of an individual showing blank phenotype. Alpha है phenotypes and dominant, beta है genotype and recessive, Charlie है genotype and dominant and delta है phenotype and recessive. So test cross होता है किसके लिए? Used to test first point genotype of an individual showing डोमिनेंट फिनोटाइप। तो आंसर क्या बनेगा? चार्ली, जीनोटाइप एंड डोमिनेंट। क्योंकि कंफ्यूजन तो इस केस पर है कि सारे राउंड है और ये भी राउंड है। अगर रिंकल आ रहा है जस्ट लाइक दिस तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रॉब्लम है कि जहां पे डोमिनेंट ट्रेट फिनोटाइप शो कर रही है टू फॉर्म में, ये होमोजाइगस और ये क्या हेटेरोजाइगस है। इस क्रॉस में हम करते हैं टेस्ट क्रॉस सो दैट हमें ये आइडेंटिफाई हो सके कि वो जो प्लांट डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहा है उसकी एक्चुअल में जीनोटाइप क्या है। और फिनोटाइप और जीनोटाइप ये भी आपको डिफरेंस होना चाहिए, आपने पढ़ा है पहले से कि फिनोटाइप जो फिजिकल एक्सप्रेशन होता है उसे हम कहते हैं और जीनोटाइप जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है जीन के अंदर अलील का उसे हम कहते हैं वो क्या है जीनोटाइप है। अब टेस्ट क्रॉस में डिफरेंट जो केसेस हैं जो कंडीशंस हैं उन्हें पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। अब वो प्लांट जो शो कर रहा है डोमिनेंट फिनोटाइप उसकी दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या वो होगा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मेंडल ने ये कहा कि आप उस प्लांट को उस ट्रेट की रिसेसिव फॉर्म से क्रॉस करवा दें। तो उससे क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर हम राउंड की बात कर रहे हैं, प्लांट राउंड फिनोटाइप शो कर रहा है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर ये राउंड है क्रॉस करवाना विद अ रिंकल। अब केस वन हम ये लेते हैं कि वो क्या होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। अब यहां पुट कर दें और पॉसिबल गैमीट्स देखते हैं और उससे रिजल्ट, एक प्लांट होमोजाइगस है कैपिटल आर, सेकंड इज रिसेसिव बिकॉज वो रिसेसिव फॉर्म से करवाना है तो स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो फर्टिलाइजेशन से क्या होगा? जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें कोई भी प्लांट जो है वो रिसेसिव ट्रेट वाला नहीं होगा। इन सेकंड केस हम देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये जो प्लांट है अब यहां पर ये हेटेरोजाइगस है, क्रॉस तो होगा रिसेसिव के साथ ही, वो चेंज नहीं हो सकता। सो इन केस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कैपिटल आर, स्मॉल एंड स्मॉल आर। अब यहां पे ये देखें तो रिसेसिव ट्रेट शो हो गई। यानी सिंपली आपने याद रखना है कि एक क्रॉस आपने करवाया टेस्ट करने के लिए और उस क्रॉस में अगर जनरेशन में रिसेसिव ट्रेट शो हो गई है तो इसका मतलब है कि वो इंडिविजुअल क्या है? वो हेटेरोजाइगस है। और अगर रिसेसिव ट्रेट नहीं आई तो वो बेसिकली क्या है? वो होमोजाइगस है। और इसी स्क्वायर को हम कहते हैं ये पिनेट स्क्वायर या फिर हम चेकर बोर्ड बी कहते हैं। सो दिस इज अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है
कि डिफरेंट एक्टिविटीज जो गिवन है वो रिलेट करती हैं किसके साथ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के साथ। और इसमें आपने याद रखना है, अगेन से रिपीट कर रहा हूं, कि वन जीन की अलील की सेपरेशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट वन इज द डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड। मेंडल ने यह कहा कि अगर टू ट्रेड्स को साइमल्टेनियसली एक एक्सपेरिमेंट में स्टडी करें तो फिर क्या होगा, क्योंकि इससे पहले वो एक ट्रेड को ही लेके चल रहा था। तो उसने ऐसा किया, P1 ऑब्टेन की उसने, जिसमें टू ट्रेड थी, राउंड और येलो, जो डिफरेंट थी, बाकी 5 ट्रेड्स क्या थी वो सिमिलर थी। इसमें सेकंड प्लांट रिंकल एंड ग्रीन, और बाकी 5 ट्रेड्स क्या थी, सिमिलर थी। उसे नाम दिया कि क्या है, ये P1 है, यानी फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन है, एंड ऑब्टेन F1। तो सेम वही रिजल्ट था जो मोनोहाइब्रिड का था, कि राउंड और रिंकल केस में मोनोहाइब्रिड में क्या आ रहा था, राउंड, येलो और ग्रीन में यहां पे क्या आ रहा था, येलो, तो वही रिजल्ट रहा, यहां तक कोई चेंज नहीं था। उसने कहा देखते हैं आगे भी चेंज आता है या नहीं आता। तो उसने F1 में क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाकर उसने प्रोड्यूस की F2 जनरेशन। सो F2 जनरेशन में उसे रिजल्ट बहुत डिफरेंटली हासिल हुआ, इस मोनोहाइब्रिड से डिफरेंट था। और वो ये था कि पहला पॉइंट कि जो रेशो थी वो 9:1 थी बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव। और सेकंड पॉइंट ये था कि कुछ कंट्रास्टिंग फॉर्म ट्रेट ऐसी शो हुई जो पेरेंटल फॉर्म में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, यानी रिंकल एंड येलो। इसको उसने एक्सप्लेन किया और फर्दर मजीद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए बाकी तमाम ट्रेड्स को भी डाइहाइब्रिड की फॉर्म में लेकर। यानी उसने एक एक्सपेरिमेंट में राउंड के साथ टॉल हाइट और दूसरे एंड पर उसने ड्वार्फ और प्लस उसने रिंकल लिया। इस तरह कंट्रास्ट फॉर्म पेयर्स बनाए अदर ट्रेड्स के भी और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और तमाम एक्सपेरिमेंट्स में उसको सेम यही रिजल्ट ऑब्टेन हुआ कि F2 में उसको मिल रही है 9:3:1 रेशो, यानी वो पेरेंटल फिनोटाइप जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसे उसने एक्सप्लेन किया कि हुआ ये कि P1 जो कि ट्रू ब्रीडर था, दोनों केस में जब इसमें गमीट फॉर्मेशन हुई तो यहां पे अगेन वही पॉइंट क्या है, सेग्रीगेशन है। हर ट्रेड की अलील जो है फर्दर सेग्रीगेट होगी और वो आगे रिसीव होगी गमीट में, इस तरह से कि हाफ गमीट में एक और बाकी हाफ गमीट में दूसरी। यहां भी ऐसा ही है। और जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुई तो ये जो प्लांट हेटेरोजाइगस था ये इस फॉर्म का था, यानी वो सीड शेप और सीड कलर दोनों के रेफरेंस से क्या है, वो हेटेरोजाइगस है। और जब F1 में उसने करवाई सेल्फ फर्टिलाइजेशन और गमीट फॉर्मेशन हुई तो एक तरफ जब अगर देखें जो फॉर्मेशन है ये एक एंड है और ये दूसरा एंड है। जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो ये 4 डिफरेंट प्रोडक्शन हुई, यहां पे गमीट की और यहां पे 2 डिफरेंट प्लांट्स हैं। सो ये कंप्लीट रेशियो आई 9:3:1 की, जिसमें से अगर हम देखें तो कुछ फिनोटाइप ऐसी जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही, फॉर एग्जांपल राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन एंड राउंड एंड ग्रीन, और साथ अगर देखें रिंकल एंड येलो, रिंकल येलो एंड रिंकल येलो। सो दिस वन इज कॉल्ड एज इट्स अ पिनट स्केयर। और उससे ये डिस्क्राइब हुआ कि अलील्स आर नॉट बाउंड टू रिमेन इन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, यानी कैपिटल R के साथ कैपिटल Y हमेशा रहे ये जरूरी नहीं है। और इससे उसने डिस्क्राइब किया कि जो एक इंडिविजुअल में 2 डिफरेंट ट्रेड्स होती हैं उनकी अलील एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगी। फॉर एग्जांपल जो कैपिटल R है ये है अलील ऑफ सीड शेप, और जो Y है ये अलील है सीड कलर। सो जब सीड शेप की अलील सेग्रीगेट होंगी तो इनका कोई इफेक्ट नहीं है ऑन द सेपरेशन और सेग्रीगेशन ऑफ द सीड कलर। इसी तरह से जब सीड कलर की अलील सेपरेट हो रही हैं तो उनका कोई भी इफेक्ट नहीं है ऑन द सेपरेशन ऑफ सीड शेप अलील्स। सो 2 डिफरेंट ट्रेड्स की जो अलील्स थी वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगी, उनका एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन मेंडल इस पॉइंट से लकी था बिकॉज मेंडल ने जो ट्रेड स्टडी की 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड, वो लकीली एग्जिस्ट कर रही थी ऑन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, दैट्स मीन सीड
फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो सीड शेप की अलील 1 के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, सीड कलर की जो है वो 2 के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, और प्लांट हाइट की जो है वो 3rd के ऊपर कर रही है। अगर मेंडल कोई ऐसी ट्रेट स्टडी कर लेता जो सेम क्रोमोसोम के ऊपर होती, फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कैपिटल सी एंड कैपिटल सी, ये क्रोमोसोम एक तरफ मूव करता इकट्ठा एक साथ, फिर वो जो जीन है वो इंडिपेंडेंट या सोर्ट ना हो पाती। लेकिन मॉडर्न जो जेनेटिक्स है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक ही क्रोमोसोम पे के ऊपर एग्जिस्ट करने वाली जो अलील है उनके भी इंडिपेंडेंट सोर्ट होने के चांसेस हैं, और ये बात हम पढ़ेंगे विद इन द टॉपिक दैट इज रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। यानी एक क्रोमोसोम पे एग्जिस्ट करने वाली जो जीन है उनकी जो सेग्रीगेशन है वो डिपेंड करती है उनके डिस्टेंस के दरमियान। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो चांसेस ज्यादा हैं, और डिस्टेंस कम होगा तो चांसेस क्या हैं, कम होंगे। सो दिस वन इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इन दोनों लॉ से रिलेटेड जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं वो आपने सॉल्व करनी है, और एक्टिविटीज तभी सॉल्व होंगी जब इनमें बेसिक डिफरेंस क्लियर होगा, जो मैंने आपको बताया भी कि सेग्रीगेशन में क्या इफेक्ट है एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या इफेक्ट है। और फिर फर्दर आगे पॉइंट ये भी है कि ये सारा एक्सपेरिमेंट है, अगर विदाउट एक्सपेरिमेंट हमें कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए कि आपको 2 ट्रेट्स दे दी जाए, फॉर एग्जांपल टॉल प्लांट है और आपने बताना यह है कि टॉल एन रिसेसिव, यानी फॉर एग्जांपल अगर कह लें ग्रीन कलर, इनके डाई हाइब्रिड में क्या चांसेस होंगे। तो रिमेंबर दैट कि जिन ट्रेड्स के बारे में आपने पढ़ लिया कि वो डोमिनेंट रिसेसिव हैं और मोनो हाइब्रिड में रेशियो आपको पता है, तो डाई हाइब्रिड की रेशियो आप बता सकते हैं कि सिंपली जो एक ट्रेड की मोनो हाइब्रिड की प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दे। फॉर एग्जांपल टॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/1 है, 3/4, एंड येलो की 1/4, तो 3/16 प्लांट ऐसे होंगे जो लॉन्ग हाइट वाले होंगे, और प्लस जो है उसमें जो सीड कलर है वो क्या होगा, वो ग्रीन होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज इट्स अ प्रोडक्ट रूल, जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर कोई एक्टिविटी आ जाती है क्वेश्चन में तो आप इस वे से उसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। कोई और एग्जांपल भी हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, हम ये कहते हैं कि जो ड्वार्फ प्लांट है इसके साथ येलो प्लांट जो सीड कलर है वो कितने होंगे। तो ड्वार्फ प्लांट क्या रेशियो है, 1/4, येलो की क्या है 3/4, तो आंसर क्या होगा 3/16। इस तरह से आप डिफरेंट एक्टिविटीज को यहां पे सोल्व कर सकते हैं। जो फर्दर टॉपिक्स हैं जेनेटिक्स के, उनको पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, नाउ हम देखते हैं कि व्हाट इज अ जीन लिंकेज, और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या आपको आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जस्ट लाइक जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड्स को कैलकुलेट करें तो वो थाउजेंड्स में है, एंड वी नो दैट कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं 46। अब कैसे पॉसिबल है कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स की इंफॉर्मेशन 46 क्रोमोसोम्स पे हो। इसकी पॉसिबिलिटी एक ही है कि जब एक क्रोमोसोम के पास मल्टीपल जीन हो, और जब मल्टीपल जीन होंगी तो सपोज दैट कि एक क्रोमोसोम इसका डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट करें, तो इस एक डीएनए मॉलिक्यूल में डिफरेंट जीन्स होंगी। सो दिस इज द वन जीन, फिर गैप, और उसमें सीक्वेंस होगा डीएनए का, वो जीन नहीं है लेकिन डीएनए जरूर है, एंड देन अगेन जीन, और देन अगेन जीन। तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि जीन आपस में क्या है, अटैच्ड हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इट्स अ जीन लिंकेज, और इससे क्या बनेगा, लिंकेज ग्रुप बनेगा। यानी ह्यूमन बीइंग हैव 46 क्रोमोसोम इन फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स। सो अगर आपसे क्वेश्चन ये हो कि ह्यूमन बीइंग में कितने लिंकेज ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि एक जीन की एक अलील एक क्रोमोसोम के ऊपर होगी। फॉर एग्जांपल सपोज कहते हैं कैपिटल एच है, इसकी सेकंड फॉर्म इसके ऊपर है, तो इसलिए हम कहेंगे ये एक कंप्लीट क्या है, लिंकेज ग्रुप है। सो ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 लिंकेज ग्रुप्स। और इसी एस्पेक्ट के रेफरेंस से क्वेश्चन है, जीन लिंकेज इज अ ब्लैंक रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स अल्फा फिजियोलॉजिकल, बीटा फिजिकल, चार्ली फंक्शनल, एंड डेल्टा मॉर्फोलॉजिकल। यानी एक क्रोमोसोम पे जो जीन है उनका आपस में इंटरेक्शन कौन से वाला है इनमें से। तो आप देख रहे हैं डायग्राम में यहां पर
कि एक जीन सेकंड से फिजिकली लिंक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगी? बीटा। उनका फंक्शन आपस में रिलेट नहीं करता, क्योंकि डिफरेंट जीन जो है वो डिफरेंट ट्रेट के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि जीन 1 है और जीन 2 है, तो जीन 1 किसी और ट्रेट के लिए है और जीन 2 किसी और ट्रेट के लिए है। सो इनका आपस में जो लिंक है वो क्या है? वो फिजिकल लिंक है। फिर कुछ एग्जांपल गिवन है कि 23rd यानी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो लिंकेज ग्रुप है वो बहुत सारी जीन है, लेकिन जो कुछ यहां पे गिवन है वो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड गाउट, ये एक लिंकेज ग्रुप है 3 डिफरेंट जो है वो ट्रेट्स का। देन क्रोमोसोम नंबर 11 का गिवन है सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया एंड अल्बिनिज्म, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। देन जीन लिंकेज का इफेक्ट क्या होता है? जीन लिंकेज मिनिमाइजेस द चांस ऑफ ब्लैंक एंड ब्लैंक अमंग ऑफस्प्रिंग्स। अल्फा ऑप्शन है रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन, बीटा है कंटिन्यूटी एंड वेरिएशन, चार्ली है परसिस्टेंस एंड रिकॉम्बिनेशन और डेल्टा है परसिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी। यानी हम वो 2 ऑप्शन देखनी है जो जीन लिंकेज जो है मिनिमाइज कर रही है। अल्फा ऑप्शन देखें तो रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन, जब लिंक्ड जीन है तो सेपरेट होने के चांसेस कम होंगे, तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा और उससे चांस ऑफ वेरिएशन भी क्या कम है। सो अल्फा ऑप्शन क्या होगी? राइट है। अगर देखें बाकी ऑप्शंस को तो अल्फा कंटिन्यूटी, इसको वो मिनिमाइज नहीं कर रही बल्कि कंटिन्यूटी को बढ़ा रही है, इसलिए जो है वो बीटा आंसर फर्स्ट पार्ट की वजह से नहीं, यानी इसमें कंटिन्यूटी ये इंक्रीज कर रही है और वेरिएशन मिनिमाइज कर रही है, इसलिए बीटा ऑप्शन राइट नहीं है। चार्ली में परसिस्टेंस एंड रिकॉम्बिनेशन, तो इसको मिनिमाइज कर रही है लेकिन परसिस्टेंस को वो मिनिमाइज नहीं कर रही, वो आगे कंटिन्यू कर रही है, इसलिए बीटा चार्ली ऑप्शन राइट नहीं है। डेल्टा में भी अगेन देखें तो दोनों में से एक जो पॉइंट है उनमें से दोनों को वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, मिनिमाइज नहीं कर रहा है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। सो ये इफेक्ट ऑफ क्या है? लिंकेज ग्रुप है, या आप कह लें जीन लिंकेज है। एंड विद इन रिकॉम्बिनेट फ्रीक्वेंसी, इसी पॉइंट को आपने पढ़ा, या जो मेंडल का वर्क था उसमें पॉइंट क्लियर था कि जो एक क्रोमोसोम के जो जीन है वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट हो सकती हैं, लेकिन वो फिर डिपेंड करता है उनमें डिस्टेंस पे। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो चांसेस ज्यादा है, डिस्टेंस कम है तो चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। सो फर्दर डिटेल ऑफ द जेनेटिक्स के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। नेक्स्ट जो टॉपिक है जेनेटिक्स में वो सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन है। एंड वी नो दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव 46 क्रोमोसोम्स, जिनको हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि पेयर नंबर 1 से लेकर पेयर नंबर 22 तक ये मेल और विद इन फीमेल बॉडी सिमिलर है। सो इन्हें हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोमल क्रोमोसोम। और जो जीन इनके ऊपर एग्जिस्ट करेंगी उन्हें हम ऑटोसोमल जीन कहेंगे, और वो जीन्स जिन ट्रेड्स को कर रही हैं दे आर कॉल्ड एज द ऑटोसोमल लिंक्ड ट्रेड्स। सो ऑटोसोमल लिंक्ड ट्रेड्स। अब इन ट्रेड्स का जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो मेल और फीमेल बॉडी में सिमिलर होगा, इसलिए फर्दर डिटेल इनकी डिस्कस नहीं है। बट जो 23rd पेयर है ये चूंकि मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में सिमिलर नहीं है, मेल बॉडी XY है वाइल फीमेल XX है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेल डिफरेंट ट्रेड्स के रेफरेंस से हेमिजाइगस होगा। यानी अगर वाई लिंक ट्रेड को देखें, वो जीन जो सिर्फ वाई के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, जब मेल बॉडी में गमीट बनेंगे तो हाफ गमीट में वो जीन एग्जिस्ट करेगी और बाकी हाफ में उस ट्रेट की कोई भी एलील नहीं होगी, तो इसे हम कहते हैं हेमिजाइगस। और एक्स लिंक के रेफरेंस से भी मेल हेमिजाइगस होगा, बिकॉज जो एक्स लिंक ट्रेट्स हैं या एक्स लिंक जीन्स हैं उनकी जो जीन है वो हाफ स्पर्म में हाफ गमीट्स में एग्जिस्ट करेगी, अदर हाफ गमीट्स में उसकी कोई भी अलील कोई भी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो इसे हम कहते हैं ये क्या है? हेमिजाइगस है। और जो गमीट बनेंगे वो क्या होंगे? वो हेट्रोजाइगस होंगे। वाइल जो फीमेल बॉडी है वो होमोजाइगस है, बिकॉज दोनों एक्स क्रोमोसोम मौजूद हैं, दोनों के ऊपर अलील मौजूद है, तो तमाम के तमाम गमीट्स में उस ट्रेट की अलील होगी। हाँ, उसकी फॉर्म डिफरेंट हो सकती है कि कुछ गमीट्स में डोमिनेंट कुछ में हो रिसेसिव हो, लेकिन एज अ होल तमाम गमीट्स में उस ट्रेट की जीन एग्जिस्ट जरूर करेगी, इसलिए फीमेल को हम इस रेफरेंस से हेमिजाइगस नहीं कहते हैं। सो ऑटोसोमल लिंक क्लियर हो गया आपको। देन हमने कहा कि वाई लिंक ट्रेट है उसके रेफरेंस से हेमिजाइगस होगा मेल, और वाई लिंक ट्रेट का जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्लियर है कि जो वाई लिंक ट्रेट है वो फादर से टुवर्ड्स द उसके सन ही ट्रांसफर होगी, टुवर्ड्स डॉटर जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। देन
एक्स लिंक ट्रेट्स को एक्चुअल में सेक्स लिंक कहा जाता है बिकॉज एक्स क्रोमोसोम बोथ मेल और फीमेल बॉडी में एग्जिस्ट करता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि फीमेल बॉडी में 2 एक्स क्रोमोसोम है, जबकि मेल बॉडी में क्या है, 1 एक्स क्रोमोसोम एग्जिस्ट कर रहा है। और एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं सूडो ऑटोसोमल लिंक्ड। ये वो ट्रेट्स या वो जीन्स होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं एक्स और वाई दोनों के ऊपर ही। जब एक्स और वाई दोनों के ऊपर एग्जिस्ट कर रही हैं तो इसका मतलब यह है कि उनका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जस्ट लाइक ऑटोसोमल होगा, क्योंकि बोथ पे एग्जिस्ट कर रही हैं और वो इक्वली गमीट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। इसलिए हम कहते हैं वो सूडो ऑटोसोमल है, लेकिन दैट्स मीन कि वो ऑटोसोमल पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन बिहेवियर ऑटोसोमल की तरह का है। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सूडो ऑटोसोमल लिंक ट्रेट्स और जीन्स। देन जो एक्स लिंक ट्रेट्स हैं उनको फर्दर उनकी जो अपीयरेंस है या फिनोटाइपिक इफेक्ट है उसके रेफरेंस हम कैटेगराइज करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव में। यानी एक्स लिंक ट्रेट जो डोमिनेंट अलील की वजह से उसे हम कहते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट, और जो रिसेसिव अलील की वजह से हम कहते हैं वो क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव है। और चूंकि रिसेसिव के अपेयर होने के चांसेस कम होते हैं इसलिए ज्यादा जो अपेयरेंस होगी वो एक्स लिंक डोमिनेंट की होगी। लेकिन एक्स लिंक डोमिनेंट में जो पॉइंट मेंशन है, जो डिजीज है वो एक ही है और वो है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट, और इसको फैमिलियल हाइपो कहते हैं क्योंकि ये ट्रांसफर होती है जनरेशन में। और ये जो एक्स लिंक डोमिनेंट है, सपोज दैट हम इसको कहते हैं कि कैपिटल डी है। अब इसमें पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर मदर अफेक्ट होगी एक्स लिंक डोमिनेंट से तो उसके सारे ही आगे जनरेशन यानी चाइल्ड क्या होंगे, उस डिजीज से अफेक्ट होंगे, बिकॉज डोमिनेंट है। मदर इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही है टुवर्ड्स हर डॉटर एंड सन, यानी 1 एक्स क्रोमोसोम टुवर्ड्स डॉटर और 1 एक्स क्रोमोसोम टुवर्ड्स हर सन, इसलिए दोनों ही अफेक्ट होंगे। बट अगर एक्स लिंक डोमिनेंट से मेल अफेक्टेड है तो फिर क्या होगा, इसमें फादर है तो उसमें तमाम के तमाम डॉटर्स अफेक्ट होंगी, लेकिन कोई भी जो है उसमें सन अफेक्टेड नहीं होगा, बिकॉज फादर कंट्रीब्यूट कर रहा है वाई क्रोमोसोम टुवर्ड्स हिज सन और मदर से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है। तो इस केस में जो सन है वो नॉर्मल होंगे और डॉटर के होंगे अफेक्टेड होंगे। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और डिजीज है क्या कि जो बोन्स हैं उसमें विटामिन डी जो कि डिपॉजिट करवाता है कैल्शियम फॉस्फेट को और बोन को हार्ड करता है, वो रिसेप्टर जो है वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, बोन सॉफ्ट हो जाएंगी और वो वेट जब अप्लाई होगा तो वो डीफॉर्म हो जाएंगी। द नेक्स्ट वन इज द एक्स लिंक रिसेसिव। एक्स लिंक रिसेसिव जो है इसमें फर्स्ट एग्जांपल है हीमोफीलिया की, और ये होती क्या है कि ब्लड फेल्स टू क्लोट प्रॉपर्ली, यानी इस पर्सन का ब्लड प्रॉपर्ली क्लोट नहीं होता जब इंजरी हो या एक्सीडेंट हो। क्यों? फर्स्ट पॉइंट रिडक्शन हो गई है, सेकंड क्या है, मैल फंक्शनिंग है, और थर्ड क्या है, कंप्लीट एब्सेंस है किस चीज की, क्लॉटिंग फैक्टर की। ह्यूमन ब्लड में डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो उन क्लॉटिंग फैक्टर्स में अगर इनमें से कोई एक पॉइंट होगा तो उस पर्सन का जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाएगा। अब इस रेफरेंस से जो अब तक पेशेंट्स ऑब्जर्व किए गए कि किन पेशेंट्स में ब्लड क्लॉट नहीं होता, वो 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी। अब इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट मेंशन है जो कि क्वेश्चन में आपको आ सकते हैं कि सबसे अबंडेंट अब तक जो मोस्ट प्रोमिनेंट टाइप ऑफ हीमोफीलिया वो कौन सा है, तो हीमोफीलिया ए है। 80% पेशेंट्स में अब तक ये ऑब्जर्व किया गया है। उसके बाद हम बी देखें तो वो तकरीबन जो 10% पेशेंट्स हैं वो ऑब्जर्व किया गया है। हीमोफीलिया सी है वो लेस देन 1% पेशेंट्स में ऑब्जर्व किया गया है। अब इसमें फर्दर आगे ये मेंशन है कि इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया में कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है वो डेफिशिएंट होता है। फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया ए में क्लॉटिंग फैक्टर 8 डेफिशिएंट होता है, बी में 9 और सी में जो है वो 11। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि इनमें से कौन सा हीमोफीलिया है जो मेल और फीमेल को इक्वली अफेक्ट करेगा, यानी वो ऑटोसोमल लिंक्ड होगा। 2 बातें हैं, एक ऑटोसोमल लिंक्ड और दूसरा क्या है, इक्वली अफेक्ट करेगा, तो वो क्या होगा, हीमोफीलिया सी होगा। बिकॉज हीमोफीलिया सी जो होता है इसकी जीन ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। सो इसका मतलब है कि जो ज्यादा अफेक्ट कर रहा है मेल को वो कौन सा है, वो हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी है, बिकॉज ये दोनों क्या है, एक्स लिंक्ड है। और फीमेल में चूंकि 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव एलील होगी तो फीमेल हीमोफिलिक होगी। मेल बॉडी में 1 एक्स क्रोमोसोम है, उस 1 एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक एलील भी आ जाएगी, चाहे वो डोमिनेंट हो रिसेसिव, वो दोनों फॉर्म में एक्सप्रेस करेगी, क्योंकि काउंटर पार्ट कोई नहीं है इसका वाई क्रोमोसोम के ऊपर, इसलिए मेल ज्यादा हीमोफिलिक होंगे एज कंपेयर टू द फीमेल।
अब इसमें जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है उसको अगर हम देखें तो वो जिग जैग फैशन से ट्रांसफर होती है, और इसमें जो जीन्स है वो क्या है, एज इसके लिए नॉर्मल है, और हीमोफीलिया ए के लिए जो अफेक्टेड है उसमें क्या होगा, स्मॉल एज होगी। और इसी एस्पेक्ट से हम कहते हैं कि मेल जो बॉडी है उसमें हीमोफीलिया ए और बी नॉन अलीलिक है, चूंकि एक्स लिंक है और मेल बॉडी एक्स वाई है, तो सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसके अलील एग्जिस्ट कर रही है, वाई के ऊपर कोई अलील है ही नहीं, तो एक ही जीन है उसकी कोई अलील नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि मेल बॉडी में ये क्या है, नॉन अलीलिक है। सो ये डिफरेंट एस्पेक्ट है रिगार्डिंग द हीमोफीलिया। अब इसमें जो वे ऑफ ट्रांसमिशन है और उसके रिगार्डिंग ही डिफरेंट एक्टिविटीज आती हैं और क्वेश्चन आते हैं। सो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं वे ऑफ ट्रांसमिशन को, सो दैट उसमें से अगर डिफरेंट क्वेश्चंस आए तब उनको इजीली सॉल्व कर सकें, और उसके लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। वे ऑफ ट्रांसमिशन के लिए हम कंडीशन देखते हैं कि अगर एक नॉर्मल फीमेल है और वो हीमोफिलिक नहीं है तो उसमें किस तरह से आगे जीन ट्रांसफर होगी, एंड जो मेल है वो हीमोफिलिक है, सो गैमीट फॉर्मेशन में फीमेल होमोगैमेटिक होगी बिकॉज उसके तमाम एग्स में कैपिटल एच अलील एग्जिस्ट करेगी, जबकि मेल हेमिजाइगस है बिकॉज उसके हाफ गैमीट में इसकी अलील होगी और अदर में अलील एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो पॉसिबिलिटीज में जब ये गैमीट फ्यूज करेगा तो दिस विल प्रोड्यूस फीमेल, और ये नॉर्मल है बिकॉज एक आगे क्या, डोमिनेंट अलील, और अगर ये गैमीट फ्यूज करता है इस गैमीट के साथ तो फिर एक्स कैपिटल एच वाई, तो ये नॉर्मल मेल होगा और हीमोफिलिक नहीं बिकॉज इसमें कैपिटल एच है। एंड इफ फ्यूज विद दिस तो फिर क्या होगा, देन यहां भी क्या है, नॉर्मल फीमेल बट कैरियर, और मेल क्या होगा यहां पे इस केस में नॉर्मल है। तो इसमें आप देखें तो दोनों सन इसमें क्या है, नॉर्मल, और फीमेल नॉर्मल है बट कैरियर है, और ये फीमेल फर्दर आगे अगर शी मैरिड अ मैन जो इवन नॉर्मल है तो उस केस में क्या होगा, जब गमीट बनेंगे तो चूंकि हाफ एग में स्मॉल एच है और यहां से फर्दर आगे जब गमीट बनेंगे और वाई क्रोमोसोम वाला गमीट आएगा और ये सन प्रोड्यूस होगा, तो ये जो सन है ये हीमोफिलिक होगा। अब इस मेल में जो हीमोफिलिक करैक्टर आया है वो इसकी मदर से आया है, लेकिन मदर में कहां से आया था, उसके फादर से, यानी एक मेल से जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है ट्रेट वो उसके डायरेक्टली सन में ट्रांसफर नहीं हो रही, वो उसकी डॉटर में जा रही है और उसकी डॉटर के थ्रू उसके ग्रैंड सन में जा रही है। सो इस पैटर्न को हम कहते हैं जिग जैग पैटर्न, यानी ट्रेट जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव वो डायरेक्टली फादर से टुवर्ड्स द सन नहीं जाएगी, वो डॉटर के थ्रू टुवर्ड्स उसके ग्रैंड सन जाएगी, दिस कॉल्ड जिग जैग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव का जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो क्या होता है, वो जिग जैग फैशन से होता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, इसके रिगार्डिंग डिफरेंट क्वेश्चंस आए तो आप सॉल्व कर सके, और स्पेशली जब ये टाइप्स हमने पढ़ी हीमोफिलिया ए और बी, इन दोनों के लिए क्या है, वे ऑफ ट्रांसमिशन है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ए और बी एक्स लिंक होता है, जो सी है वो एक्स लिंक नहीं होता। और एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि जो हीमोफिलिया बी की जो परसेंटेज है वो 20% है। 100% डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोफिलिक पेशेंट में 80% जो है वो ए, 20% बी और लेस देन 1% का हीमोफिलिया सी एग्जिस्ट करता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद सेकंड जो यहाँ कैरेक्टर गिवन है एक्स लिंक्ड रिसेसिव का, वो कलर ब्लाइंडनेस है, और कलर ब्लाइंडनेस में कलर विजन के लिए हमारे पास अल्लाह ताला ने हमारी आई बनाई है, और आई में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स, और रोड सेल्स डार्क में वर्क करते हैं, एट नाइट आप कह सकते हैं, और कौन सेल लाइट में, उसमें फर्दर आगे कौन सेल में एबिलिटी है ब्लू, रेड और ग्रीन सेंसिटिव पिगमेंट्स की, और वो बेसिकली ऑप्शन पिगमेंट है जो इन 3 डिफरेंट जो है वो कलर के लिए है। और एक और पॉइंट यहां से आपको आ सकता है कि ऑप्शन जो पिगमेंट है उसकी केमिकल नेचर क्या है, सो केमिकली जो है ऑप्शन प्रोटीन है, बिकॉज डिफरेंट पिगमेंट जो होते हैं वो हमने पढ़ा हुआ है लिपिड से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहां पे जो पिगमेंट्स हैं कलर वाले कौन से हैं, प्रोटीन इन नेचर है। फिर कलर विजन जो हम देख सकते हैं, इसके रेफरेंस से 3 डिफरेंट डिवीजन है, मोनोक्रोमेसी, डाइक्रोमेसी एंड ट्राइक्रोमेसी, जो आपकी बुक में गिवन है। एक्रोमेसी का मतलब तो यह है कि बिल्कुल ही नहीं देख सकता बिकॉज पिगमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, एब्सेंट होंगे।
मोनोक्रोमेसी को हम कहते हैं, अगर क्वेश्चन आपको आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू कलर ब्लाइंडनेस, जो 3 आपकी बुक में गिवन है 1, 2 एंड 3, तो इसमें से मोनोक्रोमेसी ट्रू कलर क्या है, ब्लाइंडनेस है। वाइल जो डाइक्रोमेसी है उसमें क्या होगा, 2 कलर्स ऑब्जर्व होंगे, एक कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। और ट्राइक्रोमेसी को हम कहते हैं इट्स अ नॉर्मल कलर विजन, यानी इसका मतलब यह है कि तीनों जो पिगमेंट्स हैं एग्जिस्ट करेंगे और पर्सन जो है किसी भी कलर को ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं सकता, वो सबको देख सकता है। मोनोक्रोमेसी में एक कलर ऑब्जर्व होगा, 2 कलर ऑब्जर्व नहीं होंगे। डाइक्रोमेसी को फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है, अल्फा है प्रोटेनोपिया, बीटा है ट्राइटेनोपिया और चार्ली है डेट्रेनोपिया। अब इसमें फर्दर डिवीजन क्या है, क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि रेड डाइक्रोमेटिक कौन सा, तो आप कहेंगे प्रोटेनोपिया इज अ रेड डाइक्रोमेटिक। और अगर आप क्वेश्चन ये आ जाए कि जो ट्राइटेनोपिया है वो कौन सा डाइक्रोमेटिक, तो आप कहेंगे वो ब्लू डाइक्रोमेटिक है। और ग्रीन डाइक्रोमेटिक कौन सा, तो आप कहेंगे वो डिटेरोनोपिया है। और ये पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि डाइक्रोमेटिक में जो कलर मेंशन होता है वो ऑब्जर्व नहीं होगा और जो कलर मेंशन नहीं है वो ऑब्जर्व होंगे। यानी यहां मेंशन है रेड डाइक्रोमेटिक, इसका मतलब है रेड कलर नहीं होगा, बाकी दोनों कलर होंगे। इस तरह से ब्लू डाइक्रोमेटिक और ग्रीन डाइक्रोमेटिक। वाइल जो मोनोक्रोमेसी है उसमें जो कलर मेंशन होगा वो ऑब्जर्व कर सकते हैं और जो मेंशन नहीं है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और फिर इसी के रेफरेंस से एक और कंडीशन है एनोमलस हम कहते हैं। जो डाइक्रोमेटिक है या डाइक्रोमेसी है उसमें जो कलर ऑब्जर्व नहीं हो रहा तो वो उसकी प्रोटीन एग्जिस्ट नहीं कर रही, डिफेक्टिव है, इसलिए वो कलर नहीं देख सकता। लेकिन एनोमलस में वो कलर ऑब्जर्व कर सकता है लेकिन शेड्स के साथ, यानी उसमें प्रोटीन्स होती हैं लेकिन प्रोटीन्स की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। इसी को फिर हम नेम देते हैं प्रोटेनोमलस, यानी रेड कलर को प्रॉपर्ली रेड नहीं शेड से ऑब्जर्व करेगा। देन हम कहते हैं ट्राइटेनोप्लस, उसमें क्या होगा, ब्लू को शेड से ऑब्जर्व करेगा। जबकि जो लास्ट वन है वो डेट्रोएनोमलस, इसमें क्या होता है कि वो ग्रीन कलर को शेड से ऑब्जर्व करेगा, एग्जैक्ट ग्रीन कलर को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, उसे हम कहते हैं एनोमलस कंडीशन है। अब चूंकि हमने कहा जो ट्रू कलर ब्लाइंडनेस है वो मोनोक्रोमेसी है और उसमें से फर्दर आगे कौन सी है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। इसलिए बिकॉज रेड और ग्रीन इन दोनों के लिए जो जीन एग्जिस्ट करती है वो एक्स क्रोमोसोम पे है, वाइल जो ब्लू कलर की जो ऑप्शन प्रोटीन के लिए क्रोमोसोम नंबर 7 पे एग्जिस्ट करती है। यानी आप कह सकते हैं कि जो ब्लू डाइक्रोमेटिक है ये मेल और फीमेल को इक्वली अफेक्ट करेगी बिकॉज इसमें ब्लू कलर ऑब्जर्व नहीं हो रहा और वो ऑटोसोमल लिंक्ड है, सेक्स लिंक या एक्स लिंक नहीं है। सेक्स लिंक और एक्स लिंक वो है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस और उसको ब्लू मोनोक्रोमेसी भी कहते हैं। देखें, ब्लू मोनोक्रोमेसी का मतलब है कि ब्लू कलर ऑब्जर्व होगा, जो मेंशन नहीं है रेड और ग्रीन ये कलर ऑब्जर्व नहीं होंगे। और इसी का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस हमने जो है ऑब्जर्व करना है बिकॉज हम पढ़ रहे हैं, जो फोकस हमारा है वो एक्स लिंक रिसेसिव के ऊपर है और उसके वे ऑफ ट्रांसमिशन के लिए और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। जैसे कि पहले हमने कहा कि कंडीशन हमने अप्लाई की विद इन द हीमोफिलिया, यहां भी अप्लाई करते हैं कि एक अगर नॉर्मल फीमेल है एंड जो मेल है वो कलर ब्लाइंड है तो गैमीट फॉर्मेशन में फीमेल होमोगैमेटिक है बिकॉज तमाम गैमीट में कैपिटल सी एग्जिस्ट करेगा, होमोगैमेटिक, वाइल जो मेल है वो हेमीगैमेटिक हेमीजाइगस होगा बिकॉज हाफ गैमीट में एलील है और बाकी में एलील एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अब यहां भी पॉइंट वही है कि जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ये फीमेल नॉर्मल है बट कैरियर, ये मेल नॉर्मल है कलर ब्लाइंड नहीं होगा बिकॉज मदर से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है और वाई के ऊपर कोई काउंटर पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरे एंड पे अगर ये फ्यूज करता है इसके साथ तो इसमें क्या होगा, जो फीमेल है वो अगेन से पॉइंट कि नॉर्मल तो होगी लेकिन चूंकि एक स्मॉल सी है इसमें तो वो क्या होगी, वो कैरियर होगी। वाइल जो मेल है इस केस में वो क्या होगा, वो नॉर्मल है बिकॉज मदर से कैपिटल सी डोमिनेंट एलील आ रही है। अब ये जो यहां पे फीमेल है ये अगेन से क्या है, कैरियर है और कैरियर फीमेल में जो करेक्टर आया है वो अगेन से पॉइंट याद रखें उसके फादर से आया है। अगर उसका हस्बैंड कलर ब्लाइंड नहीं है तब भी क्या होगा, जब गैमीट बनेंगे वाई में तो ये उनका जो सन होगा वो कलर ब्लाइंड होगा। अब इस सन में बेसिकली जो एक्स स्मॉल सी यानी जो डिफेक्टिव अलील रिसेसिव अलील आई है वो कहां से आई है, वो मदर से आई है
और मदर में कहां से आई है, मदर में उसके फादर से आई, यानी इस मेल का इसके साथ रिलेशन क्या है, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन। दैट्स मीन एक अफेक्टेड एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट जो है वो डायरेक्टली फादर से टुवर्ड सन नहीं जा रही, वो उसकी डॉटर के थ्रू उसके ग्रैंडसन में जा रही है। इसे हम कहते हैं जिग-जैग पैटर्न। और इसी पैटर्न के रेफरेंस से क्वेश्चन है, उसमें दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे आपको, एक्स लिंक रिसेसिव कलर ब्लाइंड भी और हीमोफीलिया भी। और वो एक्टिविटी है कि सेक्स लिंक रिसेसिव एलील स्मॉल सी है, प्रोड्यूस रेड ब्लाइंडनेस, इट्स नॉर्मल डोमिनेंट एलील इज कैपिटल सी, ये कंडीशन आपको बता दी। अब आगे है नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज रेड ब्लाइंड मैरिज अ रेड ब्लाइंड मैन। अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ देयर चिल्ड्रन कैन हैव नॉर्मल कलर विजन, यानी आपने बताना यह है कि इनके जो आगे फर्दर चिल्ड्रन होंगे उनमें कितने % नॉर्मल के चांसेस हैं। इसमें बड़ी वेरिएशन भी आ सकती है, यानी जो वेरिएशन आ सकती है वो ये है कि ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कितने % कलर ब्लाइंड होंगे, तो डिफरेंट वेरिएशंस को भी हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि फीमेल को अगर हम देखें जीनोटाइप को साइन करें, क्योंकि जब भी ऐसी कोई एक्टिविटी आएगी सबसे पहले आपने पेरेंट्स को जीनोटाइप जो है वो साइन करनी होगी, सो दैट आप उसको सोल्व कर सके। तो फीमेल क्या है, अब देखते हैं कि क्या बात बताई गई कि वो नॉर्मल है, अ नॉर्मल वुमेन बट हुज फादर वाज रेड ब्लाइंड। इससे ये बात इंडिकेट हुई कि वो फीमेल नॉर्मल है, बट जैसे यहां हमने पढ़ा है वो क्या है, वो कैरियर है। सेकंड पॉइंट क्या है कि रेड ब्लाइंड मैन, इसका मतलब है कि जो मेल है वो रेड ब्लाइंड है तो वो उसमें रिसेसिव एलील एग्जिस्ट करेगी। ये फॉर्म आ गई। अब इनमें गमीट फॉर्मेशन करते हैं तो एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी, यानी 50% जो है विद द डोमिनेंट एलील और 50% क्या विद द रिसेसिव एलील। यहां पे हेमिजाइगस 50% में एलील है और बाकी में एलील एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अब अगर यह गमीट फ्यूज करता है इस स्मॉल सी के साथ तो कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, ये नॉर्मल। और अगर ये फ्यूज करता है इस वाई क्रोमोसोम के साथ तो अगेन कैपिटल सी एंड वाई, ये भी क्या है, नॉर्मल। सेकेंड पॉसिबिलिटी है अगर ये एक्स क्रोमोसोम फ्यूज करता है इसके साथ तो यहां पर डॉटर है और उसमें कलर ब्लाइंडनेस होगी, और ये फ्यूज करता है वाई क्रोमोसोम के साथ, कैरिंग के साथ, तो एक्स स्मॉल सी एंड वाई, और ये भी क्या है, कलर ब्लाइंड है। इसका मतलब है 50% चांसेस हैं उसमें नॉर्मल कलर विजन के। और अगर क्वेश्चन आपसे हो कि कितने % चांसेस हैं कलर ब्लाइंडनेस के, तो आप कहेंगे 50% चांसेस हैं किस चीज के, कलर ब्लाइंडनेस के। इस तरह से डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स आपको आएंगे स्टेटमेंट में, उसके रिगार्डिंग आपने जो है वो पहले डिफाइन करने जीनोटाइप, और उनकी बेस पर आपने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को डिस्क्राइब करना है। और इसमें जो पॉइंट याद रखना है, जो फोकस करना है, वो ये है कि अगर आप ये कहें कि नॉर्मल फीमेल की जीनोटाइप क्या होगी इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं हीमोफीलिया को, तो एक्स कैपिटल एच एन कैपिटल एच, ये कंडीशन है नॉर्मल फीमेल, इसको आप कैरियर नहीं कहेंगे। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड है आप कहते हैं नॉर्मल है बट कैरियर है, तो फिर आप डिस्क्राइब करेंगे इस तरह से जीनोटाइप को, दिस वन इज द नॉर्मल बट कैरियर, स्मॉल एच, एक डोमिनेंट एलील और सेकंड क्या, रिसेसिव एलील। और अगर आप कहते हैं कि नॉर्मल मेल है एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए, तो आप एक्स कैपिटल एच एन वाई, दिस इंडिकेट नॉर्मल मेल। और अगर आप कहते हैं अफेक्टेड मेल, तो एक्स स्मॉल एच एन वाई, ये क्या है, अफेक्टेड मेल है। तो ये डिफरेंट जीनोटाइप को आपने याद रखना है। इस रेफरेंस से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आपको एक फ्लो चार्ट गिवन हो और क्वेश्चन ये हो, जो बुक में एक एक्टिविटी भी गिवन है कि आफ्टर मेनी जनरेशन जो पर्टिकुलर पर्सन है, मेल है या फीमेल है, तो आप बताएं कि वो अफेक्टेड मेल है तो उसकी जीनोटाइप क्या होगी, अगर वो नॉर्मल मेल है तो उसकी क्या जीनोटाइप होगी, इस तरह से नॉर्मल फीमेल बट नॉट कैरियर तो उसकी क्या जीनोटाइप होगी, और नॉर्मल फीमेल बट कैरियर तो उसकी जीनोटाइप क्या होगी, और इवन जो अफेक्टेड फीमेल है तब क्या होगा, एक्स स्मॉल एच एंड एक्स स्मॉल एच, ये फीमेल क्या अफेक्टेड है। सो डिफरेंट फिनोटाइप आपने और जीनोटाइप आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जो है वो एक येलो बॉक्स में पॉइंट गिवन है, दैट इज
टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, जिसे हम कहते हैं TFM भी कहते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में जो पर्सन है वो नॉर्मली मेल है क्रोमोसोम के रेफरेंस से XY है, 23rd पेयर उसका XX नहीं है, लेकिन क्या फीचर होंगे, रेयर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है ये, और क्या फीचर मेंशन है, मेल सेट ऑफ क्रोमोसोम है लेकिन वो मेल नहीं है, क्यों, बिकॉज फिजिकली डेवलप इनटू फीमेल्स, और डिफरेंट फीमेल्स फीचर, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, फीमेल जेनेटिलिया है, ब्लाइंड वजाना है, लेकिन यूट्रस एग्जिस्ट नहीं कर रही, और इसमें क्या है, डिजेनरेटिव टेस्टिस है विद इन द एब्डोमेन, और इवन ये जो पर्सन है वो हैप्पीली एज अ फीमेल अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता है, और उसकी जो है वो फर्दर आगे आपके लिए शादी भी हो सकती है, लेकिन चूंकि यूट्रस नहीं है तो फीटस डेवलपमेंट जो है वो नहीं होगी। टेस्टिस क्या है, टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट फर्दर आगे क्या होगा, इसमें नहीं होगा, बिकॉज उसके ऊपर वो रिसेप्टर, वो सेल एग्जिस्ट नहीं करे, बिकॉज डिजेनरेटिव क्या है, टेस्टिस है। सो जेनेटिक्स का जो पॉइंट है हमारे यहां पर एंड हो गए। इसके बाद सेकंड पार्ट है आज के टॉपिक का एवोल्यूशन, उसको पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। डियर स्टूडेंट, जेनेटिक्स के बाद नेक्स्ट वन इज द एवोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एवोल्यूशन? एवोल्यूशन एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसके मुताबिक साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो पास्ट में सिंपल लाइफ थी वो आज की कॉम्प्लेक्स लाइफ में कन्वर्ट हुई है, और पास्ट में जो लेस वैरायटीज थी वो आज की मैनी वैरायटीज में कन्वर्ट हुई है। सो ये कन्वर्जन जिस प्रोसेस, जिस फिनोमेना से हुई है, उसके बारे में कहते हैं कि वो एवोल्यूशन प्रोसेस है, और इसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट फर्दर आगे हैं कि ये किस तरह से परफॉर्म हुई है। सम साइंटिस्ट कहते हैं कि वो नेचुरल सिलेक्शन है, यानी नेचर ने सिलेक्शन की है और उसके थ्रू फर्दर आगे डिफरेंट वैरायटीज जो है प्रोड्यूस हुई है और सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्जन है। और सेकंड एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसे हम कहते हैं स्पेशल क्रिएशन। जो बेसिक डार्विन जिस पे बिलीव करता था वो नेचुरल सिलेक्शन है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि अगर क्वेश्चन आपसे हो जाए कि फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने कंप्रीहेंसिवली एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया, दैट वाज लेमार्क, और उसकी थ्योरी को हम कहते हैं लेमार्किज्म। और वो क्या थ्योरी है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। और वो क्या है, लेमार्क ने ये कहा कि जो भी ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर एक्वायर्ड करेगा एनवायरनमेंट से, वो क्या हो जाएगा, इनहेरिट हो जाएगा। और इस रेफरेंस से उसने दो बातें कही। उसने कहा फर्स्ट वन इज यूज and disuse, and second one is the inheritance of acquired character। इसका मतलब यह है कि जिस बॉडी पार्ट को लिविंग थिंग यूज करेंगे वो डेवलप कर जाएगा, और जिसको यूज नहीं करेंगे वो लेस डेवलप कर जाएगा। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो करेक्टर एक्वायर्ड होगा एनवायरनमेंट से वो इनहेरिट भी हो जाएगा। जो फर्स्ट पॉइंट था उसका करेक्ट था कि यूज एंड डिसयूज से अफेक्ट आज भी होता है, यानी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स को यूज करते हैं तो डेवलप कर जाते हैं, नहीं यूज करेंगे तो लेस डेवलप हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये करेक्टर आगे ट्रांसफर भी होगा विद इन द जनरेशन। सो नेक्स्ट वन इज द चार्ल्स डार्विन, जिसका बिलीव था नेचुरल सिलेक्शन। और अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि फर्स्ट साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन एवोल्यूशन विद एग्जांपल, तो आप कहेंगे वो चार्ल्स डार्विन है। अगर क्वेश्चन हो कंप्रीहेंसिव एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल, तो आप कहेंगे रिमार्क विद एविडेंस डार्विन है। डार्विन जो है वो उसकी बर्थ के बारे में पॉइंट मेंशन है कि श्रोसबरी में पैदा हुआ, वेस्टर्न इंग्लैंड में था, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। डार्विन ने डिफरेंट आइसलैंड के फाना और फ्लोरा, दैट्स मीन एनिमल और प्लांट्स को स्टडी किया, और ना सिर्फ वहां के लिविंग प्लांट्स को बल्कि उसने वहां के फॉसिल्स को भी स्टडी किया और उन्हें कंपेयर किया डिफरेंट अदर आइसलैंड्स के प्लांट और एनिमल्स के साथ और वहां के फॉसिल्स के साथ। इन तमाम कंपैरिजन के बाद उसके माइंड में एक पॉइंट आया, और वो ये था कि तमाम अर्थ में डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वहां पे प्लांट्स और एनिमल्स सिमिलर नहीं है। दैट्स मीन उसने ये कहा कि ये जो लाइफ की डिस्ट्रीब्यूशन है ये इक्वल नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसी ने उसके माइंड में एवोल्यूशन का कंसेप्ट जो है वो अराइज किया। अब यहाँ पे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज फॉसिल हम पढ़ रहे हैं और सेकंड बायोजियोग्राफी हम पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इन दोनों पॉइंट्स में से किस पॉइंट ने डार्विन के माइंड में एवोल्यूशन के कंसेप्ट को डेवलप किया। तो बेसिकली फॉसिल्स नहीं था, वो बायोजियोग्राफी की थी, दैट्स मीन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ। देन सबसे पजलिंग जो पॉइंट था डार्विन के लिए, वो गैलापागोस आइलैंड के ऊपर कुछ एनिमल्स थे और फिंचेस की
13 डिफरेंट टाइप्स थी, और बाकी जो प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे थे कि जो वहां पे एग्जिस्ट कर रहे थे लेकिन और किसी आइसलैंड में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन यहां पे एग्जिस्ट करने वाले प्लांट्स और एनिमल्स की रिजेम्बलेंस थी साउथ अमेरिकन के साथ। सो इस रिजेम्बलेंस ने उसके माइंड में क्वेश्चन जनरेट किया रिगार्डिंग एवोल्यूशन, और उसने इसको एक्सप्लेन किया आफ्टर दिस होल जर्नी, और उसने वापस आके क्या वर्क किया और कौन सा ऐसे राइट डाउन किया, इसको पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। डार्विन प्रपोज दैट कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और उसमें जो बेसिक फैक्टर उसने प्रोवाइड किया, उसने कहा कि स्पीशीज के ओरिजिनेट होने का अडेप्टेशन से बहुत लिंक्ड है। उसने ये बात कही कि होता यह है कि एक अर्थ का पार्ट है, वहां पर स्पीशीज के मेंबर रह रहे हैं, अर्थ में चेंज आएगा, फॉर एग्जांपल यहां पे सपोज ने कहा कि यहां पे रिवर डेवलप हो जाएगा और स्पीशीज के कुछ मेंबर यहां पे रह जाएंगे और कुछ मेंबर यहां पे रह जाएंगे, इनके दरमियान में यहां पर बैरियर डेवलप हो गया, और इसको उसने कहा कि इट्स अ जियोलॉजिकल बैरियर, यानी अर्थ में रिवर या माउंटेन पहाड़ कुछ बन गया। अब यहां पे इन्वायरमेंट और तरह की है और यहां पे डिफरेंट इन्वायरमेंट है। अब यहां की जो लाइफ है वो अडेप्टेशंस करेंगी, और वो अडेप्टेशन जो है वो उनकी जनरेशन में ट्रांसफर होगी। सो आफ्टर मेनी जनरेशन ये अडेप्टेशन इस हद तक हो जाएंगी कि अगर मेनी ईयर्स बाद, इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद इनको अगर कंपेयर करें तो वो इस हद तक डिफरेंट हो जाएंगे कि हम उनको सेम स्पीशीज नहीं कह पाएंगे, हमें उन्हें डिफरेंट स्पीशीज कहना पड़ेगा। तो इस रेफरेंस से उसने कहा कि स्पीशीज के ओरिजिनेट होने के लिए अडेप्टेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और अडेप्टेशंस के लिए एनवायरनमेंट का वेरी करना बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो उसने ऐसे राइट डाउन किया और नेचुरल सिलेक्शन, और 1844 में उसने जो पॉइंट बनाया वो था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और इसमें जो पॉइंट उसने बेसिक डिस्क्राइब किए वो फर्स्ट वन थे दैट इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, एंड सेकंड वन इज नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन। जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अगर एक्सप्लेन करें तो हमें पता है कि डार्विन ने ये बात कही कि जो लाइफ की एवोल्यूशन वो ट्री की तरह है, और डार्विन का ये बिलीव था कि लाइफ एक कॉमन लाइफ से ओरिजिनेट हुई है, यानी उस वक्त में जो प्रेजेंट लाइफ, उसने कहा कि सारी की सारी लाइफ एक सिंगल लाइफ से ओरिजिनेट हुई है। जिसमें ट्री में क्या होता है, मेन स्टेम होती है और उससे सारी डिफरेंट ब्रांचेस निकलती है, जस्ट लाइक दिस ब्रांचेस निकलती हैं, और तमाम की तमाम ब्रांचेस अगर हम इनसे बैकवर्ड मूव करें तो वो तमाम लिंक्ड होगी इस सेंटर के साथ। तो उसने कहा लाइफ भी ऐसे ही है कि लाइफ एक पहले पास में सिंगल लाइफ थी, उसमें वेरिएशन आती गई और इतनी डाइवर्स लाइफ क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गई। और इस प्रोड्यूस होने में जो मैकेनिज्म है वो क्या है, वो नेचुरल सिलेक्शन का है, और उसमें अडेप्टेशंस का एक बेसिक रोल है। और ये फिनोमेना कैसे कंप्लीट होता है, उसने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि उसने कहा कि अगर एक स्पीशीज के 100 मेंबर हैं, ये एक पॉपुलेशन है एक स्पीशीज की, तो ये जो पॉपुलेशन है जो न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करेगी, ये सपोज दैट 500 मेंबर्स प्रोड्यूस करेगी, और ये 500 मेंबर्स जो हैं जब इस इन्वायरमेंट में आएंगे, अब इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज 200 मेंबर्स के लिए थे, लेकिन मेंबर्स कितने हैं, 500, तो दिस इज कॉल्ड एज ओवर प्रोडक्शन। अब 500 मेंबर्स में इस इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज गेन करने के लिए कंपटीशन होगा और स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, और कंपटीशन डिपेंड करेगा जेनेटिक्स के ऊपर। जिसकी जेनेटिक्स और जीन इनहेरिटेंस बेटर होगी वो बेटरली कंपीट करेगा और सर्वाइव करेगा, और जिसकी इनहेरिटेंस बेटर नहीं होगी वो बेटर कंपीट नहीं कर सकेगा और जो है सर्वाइव भी नहीं करेगा। सो इसके रिजल्ट में क्या होगा, अनइक्वल एबिलिटी टू सर्वाइव है, और लास्ट में क्या होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। अब ये एक सीक्वेंस की बात है या कि एक जनरेशन की बात है कि एक जनरेशन में इस तरह से सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हुआ, नेक्स्ट में अगेन से होगा। तो डार्विन ने कहा कि जब मैनी 1000 टाइम्स और इवन मिलियंस टाइम ऐसा होगा तो मैनी ईयर्स बाद, मिलियन ऑफ ईयर्स बाद क्या होगा, जो पॉपुलेशन बनेगी वो फर्स्ट या उससे पहले वाले से बहुत क्या करेगी, डिफर कर जाएगी, और इतनी डिफर कर जाएगी कि उसको हमें सेपरेट स्पीशीज कहना पड़ेगा। ये डार्विन का बिलीव था रिगार्डिंग द एवोल्यूशन। और फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि किसी ने विद एविडेंस की बात जो है एक्सप्लेन की थी। और फिर विद ग्रेजुअल टाइम जो न्यू एडवांसमेंट बायोलॉजी में आई, साइंस में आई, न्यू टेक्निक्स डेवलप हुई, तो हमें डिटेल में ऑर्गेनिजम्स को, सेल्स को, मॉलिक्यूल को स्टडी किया। सो उससे फिर न्यू डार्विनिज्म, जिसे मॉडर्न साइंसेस भी कहते हैं, 1940s में प्रपोज की गई। और इसको मॉडर्न साइंसेस क्यों कहते हैं, बिकॉज न्यू जो डिफरेंट फील्ड्स थी बायोलॉजी की, मोलेकुलर बायोलॉजी, पैलेंटोलॉजी,
जेनेटिक्स, उन तमाम से डार्विनिज्म के पॉइंट्स को दोबारा से डिस्क्राइब किया गया, एक्सप्लेन किया गया, अंडरस्टैंड किया गया. सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज इट्स अ न्यू डार्विनिज्म और मॉडर्न सेंसस. सो ये कंसेप्ट है रिगार्डिंग द एवोल्यूशन और उसमें डार्विन का वर्क. अब इसमें जो एविडेंसेस हैं जो यहां पे डिस्क्राइब हुए वो दो हैं. वन इज द बायोजियोग्राफी एंड सेकंड इज द फॉसिल रिकॉर्ड. लेकिन मॉडर्न साइंस जो है वो डिफरेंट अदर एविडेंस प्रोवाइड कर रही है, जिस लाइक कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी है, कंपैरेटिव एनाटॉमी है, या आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है. लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक ऐड है आपके सिलेबस में वो है हार्डे-वेनबर्ग थ्योरम. उसको पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. हार्डे-वेनबर्ग थ्योरम, टू डिफरेंट साइंटिस्ट थे, हार्डे एंड वेनबर्ग. इन्होंने एक थ्योरम प्रपोज किया और उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एवोल्यूशन उस वक्त तक नहीं होगी जब तक उस पॉपुलेशन की जो जीन और अलील फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंज नहीं आएगा. और चेंज करने वाला फैक्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होना चाहिए. यानी जब तक कोई ऐसा फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा हो तब तक जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी. और उन्होंने एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया P+Q=1. तो इसको डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ हम प्रीवियस कुछ कंसेप्ट देखते हैं. पॉपुलेशन क्या हमारे नजदीक, हम कहते हैं पॉपुलेशन जो है एक ग्रुप है इंडिविजुअल्स का जो बिलोंग करता है सेम स्पीशीज से. फॉर एग्जांपल अगर 100 इंडिविजुअल्स हैं तो आप कहेंगे कि ये उस स्पीशीज की क्या है, पॉपुलेशन है 100 इंडिविजुअल्स की. अब अगर इस पॉपुलेशन को देखें विद द आई ऑफ जेनेटिक्स तो इसमें एक जो इंडिविजुअल है, वन सिंगल, उसका जीनोम है, बिकॉज तमाम जीन उसमें एग्जिस्ट कर रही हैं. यानी 100 इंडिविजुअल्स बेसिकली 100 जीनोम है. ये आप कह सकते हैं पॉपुलेशन को इस रेफरेंस से भी कि पॉपुलेशन क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ जीनोम. 100 जीनोम्स की जो कलेक्शन है वो एक क्या है, वहां पे पर्टिकुलर पॉपुलेशन होगी और इसी से डेवलप करेगा जीन पूल. यानी वो तमाम इंडिविजुअल्स हैं उस पॉपुलेशन के, उनके जीनोम या जीन से इकट्ठी हैं तो बेसिकली वो क्या है, वो जीन पूल है. और इस पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसी भी एरिया में, फॉर एग्जांपल अगर हम ये एरिया कहते हैं तो यहां पर कुछ मेंबर्स सेंटर में होंगे, कुछ यहां से अवे एग्जिस्ट करेंगे. तो मेंबर्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हर जगह. जो मेंबर क्लोजली लोकेट कर रहे हैं, सेंटर में है, उन ऑर्गेनिज्म में जो चांसेस ऑफ जीन ट्रांसफर है वो ज्यादा है, बिकॉज वहां पे ब्रीडिंग के चांसेस क्या है, ज्यादा है. लेकिन जो अवे एग्जिस्ट कर रही है पॉपुलेशन के मेंबर, इनके दरमियान जो चांसेस है वो क्या है, कम से कम है. इसलिए उनमें रिजेम्बलेंस भी क्या होगी, कम होगी. सो सेंटर ऑफ पॉपुलेशन में जो मेंबर एग्जिस्ट करेंगे उनमें सिमिलरिटीज ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू जो उसमें अवे दूर एग्जिस्ट कर रही है. उसके बाद आइसोलेशन यही पॉइंट है कि जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन या स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में इक्वली एग्जिस्ट नहीं करते, वो आइसोलेटेड है, कहीं पे ज्यादा और कहीं पे क्या है, वो कम है. और फिर इन ब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग, मैंने आपको बताया भी कि जब ब्रीडिंग होगी, रिप्रोडक्शन होगी तो उसमें चांसेस किस हद तक ज्यादा है और कम है. अगर सेंटर में देखें तो वहां पे चांसेस वेरिएशन के कम है, बिकॉज वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल आपस में ही इंटरब्रीड कर रहे हैं एज कंपेयर टू अगर उसके मेंबर, उस स्पीशीज के मेंबर कहीं और भी पॉपुलेशन बना रहे हैं. इन दो पॉपुलेशन में क्या होगा, उनमें सिमिलरिटीज कम होगी, डिफरेंसेस ज्यादा होंगे, बिकॉज इनका डिस्टेंस ज्यादा और ये अवे एग्जिस्ट कर रही है. बहरहाल एक और फिनोमेना है फिक्स जीन. और फिक्स जीन क्या होती है, अगर हम देखें 100 मेंबर्स की पॉपुलेशन को, तो अगर कोई ऐसी जीन है, सपोज दैट हम कहते हैं कि ए इज अ जीन, और इस रेफरेंस से पूरी पॉपुलेशन 100 के 100 होमोजाइगस हैं, तो आप फिर कहेंगे कि इसमें जो तमाम के तमाम जीन्स हैं वो कैपिटल ए हैं, और ये जीन कहलाएगी यहां पर फिक्स जीन. यानी इसकी सेकंड फॉर्म, रिसेसिव फॉर्म या अदर फॉर्म इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ऐसे जीन को हम कहेंगे ये क्या, ये फिक्स जीन है. और यहां पे एग्जांपल गिवन है हमारे पास कि 500 प्लांट्स हैं जिसमें जो फ्लावर कलर है वो 480 पिंक प्लांट है और जो 20 क्या है, व्हाइट फ्लावर कलर वाले हैं. और जो पिंक फ्लावर कलर वाले प्लांट्स में फर्दर डिवीजन है कि 320 यहां पर जो है वो होमोजाइगस यानी कैपिटल ए है, और 160 हेट्रोजाइगस कैपिटल ए स्मॉल ए है. अब यहां पे अगर आप डिफरेंट एस्पेक्ट को देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखें होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी को. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो 320 प्लांट होमोजाइगस है, कितने टोटल प्लांट है 500, तो क्या आएगा 320/500. तो जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली आंसर है किस चीज का, फ्रीक्वेंसी होगी किस चीज की,
होमोजाइगस डोमिनेंट की। इस तरह से हेटेरोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे, 160/500, तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो होगी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट की। सेम ऐसे ही होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी तो कितने हैं, 20 प्लांट्स तो 20/500, तो दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस रिसेसिव। अब इसी से आप कह सकते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो डोमिनेंट ट्रेट कितनी है, 480 है, तो 480/500, तो ये तो ट्रेट के रेफरेंस से था, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड एज अ होल जो डोमिनेंट ट्रेट है उसके रेफरेंस से। बट अगर आपको यही क्वेश्चन आए रिगार्डिंग अलील के रेफरेंस से, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे और क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको ये आ जाए कि आप इसी पॉपुलेशन में जो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है वो कैलकुलेट करें, तो किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी के लिए पहले उसके नंबर फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो ए के नंबर क्या है, 320 प्लांट्स ऐसे हैं जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट हैं, दैट्स मीन 320 प्लांट में 640 कैपिटल ए अलील एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज हर एक प्लांट में 2 है, तो 320 में 460। 160 प्लांट ऐसे हैं जो कि हेटेरोजाइगस हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका मतलब यह है कि इसमें इन 160 प्लांट में 160 कैपिटल ए है और 160 क्या है, स्मॉल ए है। तो हमें चाहिए अभी सिर्फ कैपिटल, तो 160 कैपिटल ए, तो एडअप किया क्या आंसर आएगा इसमें 800 कैपिटल ए, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 800/1000। अब 1000 क्यों किया, बिकॉज एक प्लांट में 2 हैं, तो 500 में 1000 आ जाएंगी, तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैपिटल ए। इस तरह से अगर हम देखें जो रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी है 20 होमोजाइगस रिसेसिव हैं और 160 हेटेरोजाइगस हैं जिनमें स्मॉल ए अलील एग्जिस्ट कर रही है, तो 40 बिकॉज 2 अलील होंगी एंड 160 200, तो 200/1000, .2, और यहां पर क्या आएगा 0.8। सो ये फ्रीक्वेंसी है किस चीज की, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील की। अब इसी से जो हार्डे-वेनबर्ग थ्योरम है उसके रेफरेंस अगर हम बात करें, उसने कहा कि P + Q = 1, इसमें जो P है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट अलील को, while जो Q है दिस रिप्रेजेंट द रिसेसिव अलील। सो इसी पॉइंट को अगर हम इसी वैल्यू को पुट करें, सपोज हम कहें फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि जो P है इट इज इक्वल टू 0.2 या 0.3 कह लें हम, तो आपने कैलकुलेट करना है Q की अमाउंट को, तो इसको आप पुट करें फॉर्मूला में, P + Q = 1, P की वैल्यू 0.3 है, प्लस Q = 1, Q = 1 - 0.3, तो क्या वैल्यू आएगी, Q = 0.7, तो रिसेसिव की क्या पॉइंट आ गया, 0.7 आ गया। अब इसी फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव से आप फर्दर फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पॉपुलेशन में जो होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स कितने हैं, फिर उसके बाद हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं और कितने होमोजाइगस रिसेसिव हैं। और उसका वे ये है कि सिंपली आप इस इक्वेशन का + Q = होल का स्क्वायर कर दें 1। अब इसमें फॉर द वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगी, P² + 2PQ + Q² = 1। अब इसमें जो P² है ये रिप्रेजेंट कर रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट को, एंड 2PQ रिप्रेजेंट द हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड Q² रिप्रेजेंट द होमोजाइगस रिसेसिव। सो अगर क्वेश्चन में आपको कोई भी वैल्यू पूछ ली जाए डिफरेंट वैल्यू देकर कि आप कैलकुलेट करें कि होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, तो आप इस तरह से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको आ जाएंगे, जो एक्टिविटी गिवन भी है एक्सरसाइज में आपने उसको इस पैटर्न से सॉल्व करना है ताकि आपको जो है वो क्वेश्चन इजीली आए और आप उसे ठीक कर सकें। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेरिएशन आ रही है, अब वो कौन से फैक्टर हैं जो वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये बात कही गई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा फैक्टर होंगे, तो फैक्टर कौन से होंगे उन्हें पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। फैक्टर अफेक्टिंग द जीन और एलील फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल है म्यूटेशन, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये अल्टीमेट, जो बुक में वर्डिंग एग्जैक्ट मेंशन है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंज। लेकिन म्यूटेशन जो है अगर हम देखें जो इसका सोर्स है, रिकॉम्बिनेशन भी हम इसे कहते हैं,
लेकिन ये कोई बहुत पोटेंट या आपके लिए बहुत फोर्सफुल या बहुत मेजर फैक्टर नहीं है जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर सके, बिकॉज नॉर्मली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें रिशफलिंग ऑफ जीन हो रही है और वहां म्यूटेशन हो रही है, लेकिन ये कंडीशन अप्लाई की गई थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा कोई फैक्टर होगा, इसलिए ये फैक्टर तो हो सकता है लेकिन ये अलील और जीन फ्रीक्वेंसी के लिए कोई बहुत मेजर फैक्टर नहीं है। सेकेंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसे हम कहते हैं सडन चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी और अलील फ्रीक्वेंसी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? स्मॉल पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल अगर 100 इंडिविजुअल्स हैं या इससे भी कम है, तो अगर कोई फ्यू इंडिविजुअल उसमें से 2, 3, 4 जो है इसमें इनकी डेथ हो जाती है, खत्म हो जाते हैं या मूव कर जाते हैं वहां से, तो क्या होगा? वो अलील वहां से डिलीट हो जाएगी, वहां से रिमूव हो जाएगी। तो ये जो इफेक्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो सडनली आता है, ये स्मॉल पॉपुलेशन पे ज्यादा होता है, लेकिन लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर इसका कोई मेजर इफेक्ट नहीं है। अगर जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, वहां से अगर कुछ मूव कर जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है तो उससे पॉपुलेशन पे एज अ होल कोई इफेक्ट, मेजर इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट वन इज द नॉन रैंडम मेटिंग। व्हाट इज नॉन रैंडम मेटिंग? अगर हम देखें पॉपुलेशन में जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, अब एनिमल्स में वी नो दैट कि जो बिहेवियर होता है इंटरब्रीडिंग के लिए, उसमें डिफरेंट ऐसे साइन और सिग्नल्स होते हैं जिसमें जो मेल है वो अपनी डोमिनेंसी शो करता है, और जब एक मेल अपनी डोमिनेंसी शो कर दे तो सेकंड अदर्स जो मेल्स हैं वो उस एरिया में नहीं आ पाते और उनको जो ब्रीडिंग की है अपॉर्चुनिटी वो नहीं मिलेगी। इसे हम कहते हैं ये क्या है? नॉन रैंडम मेटिंग है। जिससे क्या इफेक्ट पड़ेगा पॉपुलेशन में कि ज्यादातर जो वेरिएशन आएगी वो ये हो सकता है कि पॉपुलेशन में होमोजाइगस की नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, या हेटरोजाइगस के नंबर इंक्रीज या फिर क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। इसका मतलब यह है कि जो नॉन रैंडम मेटिंग है वो जीन और एलील फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई बहुत पोटेंट इफेक्ट नहीं कर रही। वो जो इफेक्ट कर रही है वो ज्यादातर होमोजाइगस और हेटरोजाइगस इंडिविजुअल के नंबर्स के ऊपर है। सो इसके बाद नेक्स्ट वन हो गया सिलेक्शन। दैट्स मीन कि रैंडम मेटिंग नहीं है, अब नेक्स्ट सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन क्या है? बेसिकली डार्विन ने इसी पे काम किया था कि नेचर जो है सिलेक्ट करती है और इसमें अडेप्टेशंस का रोल है। और जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होता है कि जब जो जीन्स है वो सिलेक्ट होंगी और कुछ जीन सिलेक्ट नहीं हो पाएंगी तो उससे क्या होगा? जीन फ्रीक्वेंसी और एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और एवोल्यूशन के चांसेस इसमें हैं। एंड लास्ट वन इज माइग्रेशन। माइग्रेशन के दो फर्दर फैक्टर हैं, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन। अब इसमें पॉइंट क्या होता है कि एक एरिया है, यहां पर इंडिविजुअल्स पॉपुलेशंस हैं और एक और सेकंड एक और एरिया है। अगर यहां के इंडिविजुअल्स यहां पे चले जाते हैं तो यहां से वो मूव करके और यहां पे ऐड हो गए, तो इस रेफरेंस से यहां के वो इमिग्रेशन है और यहां के वो इमिग्रेशन है। सो इससे क्या होता है कि जीन फ्रीक्वेंसी अल्टर हो सकती है, यानी यहां पर इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनमें जीन एग्जिस्ट कर रही है, एलील एग्जिस्ट कर रही है, और वो एलील और जीन वहां से मूव करके कहीं और चली जाती है, तो यहां से डिलीट हो गई, यहां पर ऐड हो गई। इससे इन दोनों की क्या होगा? जीन फ्रीक्वेंसी और एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। और इसकी मॉडर्न टाइम में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर पहले ब्लड ग्रुप के रेफरेंस से पहले ए पॉजिटिव वाले पर्सन ही एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन जब डिफरेंट एशियन कंट्रीज से लोग इंग्लैंड वगैरह में या डिफरेंट अदर कंट्रीज में गए तो वहां पर जो ब्लड ग्रुप है उसमें वेरिएशन आ गई। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो किसी भी एरिया में जो जीन फ्रीक्वेंसी है और जो एलील फ्रीक्वेंसी है उसको अल्टर कर सकते हैं। आपने कंपैरिजन में याद रखना है कि कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है और किस फैक्टर का क्या अफेक्ट हो रहा है, सो दैट डिफरेंट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए उनको आप सोल्व कर सकें। विद दिस पॉइंट आज का हमारा टॉपिक जो है वो एंड हुआ। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज।